pm660 और 660L का पावर कैसे रिपेयर करें, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं pm660 और pm660L दो आईसीयों को। ये डबल पीएम का जो पावर सीक्वेंस होगा वो पढ़ेंगे, कैसे डबल पीएम को रिपेयर करना चाहिए। बाकी इसमें कई तरह के फॉल्ट आते हैं, पावर ड्रॉप का केस, फ्लैक्चुएशन का केस, वो अलग देखेंगे। पहले अभी देखते हैं कि इसकी पावर किस तरह से बनती है। तो ये हमारा फर्स्ट पीएम होगा pm660, ये हमारा सेकंड पीएम होगा pm660L। और जब भी हम देखेंगे pm660 के बगल में कॉइलें होंगी, यहाँ पे हमारी आउटपुट कॉइल्स लगी होगी, वो 6 कॉइलें होंगी। यहाँ पे हम बना लेते हैं उसको भी। यहाँ पे टोटल 6 कॉइल दिखेगी। ये क्लिक हो गया। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। टोटल 6 कॉइलें होंगी। एक कॉइल इधर बना देते हैं, एक छठा कॉइल यहाँ पे एक्स्ट्रा वीपीएच का कॉइल होगा। और 6 कॉइलें यहाँ पे होंगी। ठीक है, ये अभी इसके अंदर किस तरह से सर्किट होगा देखेंगे। सबसे पहले हमारा इसके अंदर जो 660 है, इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चार्जिंग सेक्शन इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर हमारी वी बस सप्लाई एंट्री करेगी। वी बस 5 वोल्ट, और यहाँ से बनेगा वीपीएच पावर। इस कॉइल पर बनेगा वीपीएच पावर, और ये वीपीएच पावर हमारा फर्स्ट पीएम को जाएगा, सेकंड पीएम को भी जाएगा और फर्स्ट पीएम को भी जाएगा। ये वीपीएच पावर है। यहाँ पे बूट कैपेसिटर लगा होगा जिसमें हमारा 8 वोल्ट बनेगा, और ये वीपीएच रिटर्न आईसी के अंदर आती है बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यही वीपीएच पावर यहाँ भी एंट्री करेगी, क्योंकि कॉइल पावर यहाँ भी है। तो जहाँ पे कॉइल होता है आउटपुट में, वहाँ पे इनपुट में वीपीएच भी होती है, क्योंकि उसी वीपीएच के बिहाफ पर उसका आउटपुट कॉइल में वोल्टेज जनरेट होता है। और ये जो कॉइल्स दिख रहे हैं ये हमारे आउटपुट कॉइल्स हैं, ये आउटपुट है। तो एक एक वीपीएच जो आ रही है ना, वो एक एक आउटपुट रेगुलेटर कॉइल के लिए है इनपुट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आउटपुट कॉइल है, जहाँ से वोल्टेज क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो इस तरह से ये कॉइल इसके आउटपुट लाइन में लगा होता है। अब इसमें हमारा कौन कौन सी सप्लाई आउटपुट में बनती है और कैसे बनती है, वो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले वीपीएच पावर हमारा जो होगा बन के फर्स्ट पीएम से बन के सेकेंड पीएम में जाएगा, और रिटर्न अपने फर्स्ट पीएम में भी जाता है, क्योंकि इस फर्स्ट पीएम में भी वी रेगुलेटेड 1 है, वी रेगुलेटेड 2 है। सेकेंड पीएम में भी वी रेगुलेटेड 1 है, वी रेगुलेटेड 2 है। अब यहाँ से 2 सिग्नल इसके अंदर जाएगी, एक होगा
पावर ऑन, एक होगा यहाँ पे पावर ऑन 1.8 वोल्ट और एक होगा फॉल्ट एन। इनके लाइन में हमारे रजिस्टर या कैपेसिटर होते हैं जहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। एक होगा फॉल्ट एन, दोनों पे 1.8 वोल्ट होता है। पावर ऑन हमारा विथ बैटरी बनेगा, ये बैटरी के साथ बनेगा, और जब चार्जर लगाएंगे तो फॉल्ट एन भी बनेगी, दोनों के दोनों बनेंगे। और जब ये दोनों सिग्नल इस दूसरे पीएम के अंदर जाएगा तब ये दूसरा पीएम एक सप्लाई बनाएगा जिसका नाम है VOB। यहाँ पे एक कॉइल कनेक्टेड होगा इस तरह से, जिसकी एक साइड 1.8 वोल्टेज और दूसरे साइड 1.4 वोल्ट के समथिंग होता है, और यहीं से एक VOB सप्लाई जनरेट होगा, वीरेज VOB। ये 3.7 वोल्ट तक की सप्लाई होती है जो VPH को रिप्लेस कर देती है। और ये वोल्टेज दोनों पावर आईसीओ के अंदर V-रेगुलेटेड 2 में जाएगी, दोनों पावर आईसीओ के अंदर V-रेगुलेटेड 2 सेक्शन में जाएगी, VOB और VOB, जो कि पहले VPH जाता था, जैसा पढ़ा था हमने। पावर आईसी के अंदर एक वीरेज 2 होगा ना, वीरेज 2, और ये जो कॉइल पावर आउटपुट जहाँ से हो रहा है वो V-रेगुलेटेड 1 है। तो V-रेगुलेटेड 1 और V-रेगुलेटेड 2 में VPH एंट्री करता था, अभी VOB एंट्री करेगा 3.7 वोल्ट। यहाँ पे भी 3.7 वोल्ट VOB एंट्री करेगा। तो VPH को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और VOB सप्लाई यहाँ पे जनरेट हो गई। ये V-रेगुलेटेड 2 सेक्शन है। अब ये जो कॉइल्स दिख रहे हैं ये भी इसके आउटपुट में लगे हुए हैं, तो इनको भी एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पावर बनेगी। देखिए अब आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, V बस आया, VPH पावर बना, फॉल्ट एन और पावर ऑन बना, VOB बना, फॉल्ट एन पावर ऑन सेकंड पीएम में जाएगा तो सेकंड पीएम से VOB आउट करेगा, और दोनों आईसीयू के V-रेगुलेटेड 2 के अंदर VPH के जगह पे VOB एंट्री हो जाएगी। ये फर्स्ट हमको चेक करना होता है। इसके बाद हमारा फर्स्ट पीएम जो है, इससे जो भी पावर बनेगी इसमें A लिखेगा, सेकंड पीएम से जो भी पावर बनेगी उसमें B लिखेगा, उस सप्लाई के आगे A और B का सिंबल देगा। तो यहाँ पे हमारा जो पावर बनेगा उसमें एक पे बनेगा हायर LDO जो कि 2 वोल्ट होगा, एक पे बनेगा लोअर LDO जो कि 1.3 वोल्ट होगा, और यहाँ पे 2 कॉइलें आपस में कनेक्टेड होंगी जो कि हमारा APC पावर है। ठीक है, ये CPU की बक सप्लाई है, एप्लीकेशन कोर, ये हमारा CPU की मेन पावर है। और यहाँ पे APC 1 बोलते हैं इसको, ये ऑफ रहता है, ये बाद में बनता है, जैसे कि फ़ोन वाइब्रेट करेगा उसी टाइम ये बनेगा। और एक बनेगा APC 0, ये ऑन रहेगा, LDO ऑन रहेगा, दोनों के दोनों। तो चार्जर लगा के हमें VPH पावर ऑन, फॉल्ट एन, VOB और कॉइल पर हायर LDO और लोअर LDO दिखेगा, और एक कॉइल ऐसी होगी जिस पर हमें APC पावर यानी कि 0.8 वोल्ट, ये हमारा बक सप्लाई CPU का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और एक कॉइल एक्स्ट्रा होगी यहाँ पे जिसमें मॉडम पावर बनेगी, एक कॉइल यहाँ पे और होगी जिसमें मॉडम पावर ऑफ रहेगा, यानी वहाँ पे मॉडम सप्लाई जो है जनरेट पहले नहीं होगी, क्योंकि कॉलकम में मॉडम पावर जो होता है वो बाद में बनता है। ये मॉडम लाइन है, ऑफ रहेगी, ये ऑफ रहेगा। अब रही बात आपका यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो बक सप्लाई दिख रही है, लोअर LDO दिख रही है, हायर LDO दिख रही है, मॉडम दिख रही है, लेकिन कोर और मेमोरी की सप्लाई गई कहाँ? तो वो सप्लाइयाँ बनेंगी यहाँ पे। अब ये 2 कॉइलें आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ये होगा कोर पावर 0.8 वोल्टेज, ये ऑन रहेगा। एक होगा मेमोरी पावर 0.9 वोल्टेज, एक होगा VDD2 1.1 वोल्टेज, ये एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गई जिसको हम लोग डी रैम बोलते हैं, डी रैम पावर। और एक कॉइल जो होगी इस पर बनेगा लोअर LDO जो सेकंड पीएम की होगी 1.3 वोल्ट।
ये दूसरी पीएम जो होती है वो केवल लोअर एलडीओ ही बनाती है, ठीक है। इसके बाद होगा ये फर्स्ट पीएम के अंदर V2 सेक्शन में वीओबी एंट्री कर रही है और दोनों एलडीओ एंट्री करेगा, एक हायर एलडीओ एक लोअर एलडीओ और एक दूसरे वाली पीएम की भी लोअर एलडीओ इसी में एंट्री करेगी। अभी उन सबका नाम हम लिख देंगे कि किसका नाम क्या है एलडीओ का। S8C नाम होता है इसका वैसे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे B लिखा होता है वहाँ पे, ये सेकंड पीएम में जो भी पावर बनेगी B लिखेगा उसमें, और फर्स्ट पीएम में जो भी पावर बनेगी उसमें A लिखेगा। तो हायर एलडीओ लोअर एलडीओ और लोअर एलडीओ एंट्री करेगी, तो यहाँ से ढेर सारी V रेगुलेटेड 2 सप्लाइयाँ जनरेट होंगी। ज़रा इसको हम थोड़ा सा और कम जगह में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा एक और लोअर एलडीओ एंट्री करेगा एलडीओ, इसका अभी हम नाम लिख देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलडीओ हमारा सेकंड पीएम का है और कौन सा फर्स्ट पीएम का है। अब यहाँ से हमारा L सीरीज़ की वोल्टेज जनरेट होगी, जिसमें L1 to L23 25 ऐसे अलग अलग फ़ोन में अलग अलग V2 की वोल्टेजेस होती हैं, जो कि लोअर एलडीओ होती हैं, जो एलडीओ पावर्स होती हैं। इसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज जो बनेगा V2 में वो होगा वीरेज L13A। ए लिखा ना, L13A। यहाँ पे अगर 13 नहीं समझ में आता है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर दूँ इसको। वीरेज L13A। A 1P8 ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज होगा इसका वी रेगुलेटेड 2 में, जो कि EMMC की VCCQ सप्लाई भी होती है ये, और काफ़ी जगहों पे ये I2C लाइनों पर पुल अप भी होता है। तो हमें करना क्या है, हमें देखना ये है कि यहाँ पे 1.8 बना नहीं बना। अगर ये 1.8 बना तो यही ईडियल पॉइंट के बगल में जो पॉइंट होता है वहीं पर ये वोल्टेज मिलेगा, या फिर EMMC की VCCQ के तौर पे इसको आप चेक करोगे, वहाँ पे भी ये लाइन जाती है, ये सप्लाई जाती है। तो इस तरह से हमको चेक कैसे करना है, चार्जर लगा के V बस चेक करेंगे, VPH चेक करेंगे। VPH की वोल्टेज होगी हमारी 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्टेज, उनके बीच में होना चाहिए, कुछ भी इससे नीचे नहीं होना चाहिए 3.2 से। बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट जब बनेगा तभी ये दोनों पावर गुड निकलेंगे और जाके हमारे सेकंड पीएम को स्विच करेंगे, जिससे VOB बनेगा तो सेकंड पीएम की आउटपुट भी जनरेट होगी और फर्स्ट पीएम की आउटपुट भी जनरेट होगी जब ये दोनों पावर गुड बनेंगे तो। और उसी दौरान हमारा VOB सप्लाई दोनों आईसीओ के वी रेगुलेटेड 2 में एंट्री कर जाएगी, दोनों आईसीओ के वी रेगुलेटेड 2 में एंट्री कर जाएगी। और वी रेगुलेटेड 2 ऑन होने के लिए दोनों की एलडीओ, दोनों की लोअर एलडीओ और फर्स्ट पीएम की हायर एलडीओ यहाँ पे एंट्री करके 1.8 बना लेगा। बस इतना हमको यहाँ पे चेक करना होगा। इसके बाद हमें क्या चेक करना होगा, इसके बाद हमें पावर लेवल हमारा कंप्लीट है। अगर इतना बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा पावर लेवल क्या है, कंप्लीट है। उसके बाद हमें इन सेकंड पीएम के कॉइल पर ये डी रैम की वोल्टेज को चेक करना होता है, जो कि रैम की पावर होती है, वो बन रहा है नहीं बन। अगर वो बन रहा है तो उसके बाद एक छोटी सी आईसी होगी, एक छोटी सी आईसी लगी होगी इन आईसीओ के साथ में, और उसके बगल में एक कॉइल लगा होगा जहाँ पे रैम पावर बनेगी। आईसी से कॉइल कनेक्टेड होगा और वहाँ पे हमें VDDQ 0.6 वोल्ट बनेगी। उस आईसी के अंदर VPH पावर आता है, उस आईसी के अंदर इनेबल जाता है इस आईसी से, यहाँ से इसका इनेबल जाएगा। ये इनेबल इसको मिलने के बाद यहाँ से हमारा जो है VDDQ वोल्टेज, एक कैपेसिटर होगा जहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। ये भी हमारी रैम वोल्टेज है। अगर ये इनेबल निकल रहा है और रैम वोल्टेज 0.6 की VDDQ बन रही है तो हमारा पावर सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है, दोनों आईसीयाँ पूरी तरह से ऑन हो चुकी हैं। कई बार ये रैम आईसी में हमने देखा है कि जो लोअर एलडीओ, जो रैम की वोल्टेज है यहाँ पे अधिक वोल्टेज बनता है, 0.6 से ज़्यादा बनता है। उस कंडीशन में भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं होता है और वो आईसी के अंदर प्रॉब्लम होता है या आईसी हिल गई रहती है अपने प्लेस पे, तो भी ऐसा होता है। तो उसको चेंज या रिवॉल्व करने से वो सॉल्व होता है। ये पावर लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको CPU से कनेक्शन चेक करना होगा इसका, वो क्या क्या होगा देखेंगे अभी इसका हम नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एक CPU हम बना लेते हैं और VRAS2 सेकंड पीएम की भी VRAS2 की बात करें तो VOB की एंट्री हो रही है, इसमें लोअर एलडीओ एंट्री करेगा। इससे अपने ही वाला जो इसका लोअर एलडीओ बना है ना, इस पीएम से जो लोअर एलडीओ बना है इसके अंदर एंट्री करेगा LLDO, और फर्स्ट वाले पीएम से इसके अंदर हायर एलडीओ आएगा, हायर एलडीओ। फिर यहाँ से VRAS2 की भी सप्लाइयाँ, यहाँ से L सीरीज़ की सप्लाइयाँ यहाँ से भी जनरेट होंगी, L1 to
L20 ऐसा, जिनमें 2.9, 3.3, 2.85 ऐसे बड़ी वोल्टेजेस जो होती हैं, जो एमएमसी की वीसीसी पावर होती हैं, EMMC VCC, वो यहीं पे बनती है सेकंड पीएम के वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन में। तो इस तरह से हमारा पावर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम एक CPU बना लेते हैं, CPU, और जो हमारा क्रिस्टल कनेक्टेड होता है फ़ोन में वो फर्स्ट पीएम से ही कनेक्टेड होता है। जो क्रिस्टल कनेक्टेड होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का, वो फर्स्ट पीएम से ही कनेक्टेड होता है, और वही पीएम हमारा CPU से कनेक्ट होगा, वही पीएम हमारा CPU से कनेक्ट होगा। तो कैसे होगा, देखो, इस CPU से सबसे पहले पावर आईसी से CPU में आएगा, एक कैपेसिटर लगा होगा, पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज। फिर एक मिनट, ये पहले क्लॉक लेवल हम लोग पढ़ते हैं। पावर के जस्ट बाद क्या होता है, क्लॉक, पीसी रेट को फॉलो करना है। तो पहले यहाँ से आएगा, इस आईसी के कंट्रोल सेक्शन से स्लिप क्लॉक, एक रजिस्टर लगा के इसके अंदर आएगा स्लिप क्लॉक। स्लिप क्लॉक वो होता है 32 किलोहर्ट्ज़। फिर सीपीयू से पावर आईसी के अंदर जाएगा एक इनेबल, बेसबैंड क्लॉक इनेबल, जैसा पढ़ा था इससे पहले, सेम टू सेम वही फीचर होगा यहाँ पे। इनेबल जाएगा, फिर वहाँ से बेसबैंड क्लॉक जनरेट होगा जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज़ होगा। बेसबैंड क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज़। फिर उसके बाद पावर ऑन रीसेट आएगा, कैपेसिटर लगा होगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको, पावर ऑन रीसेट। फिर SPMI लॉजिक एक्टिवेट होगी, तो उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्लू लाइन से। दोनों आईसीओ के अंदर SPMI लॉजिक यहाँ से कनेक्टेड होगा, दोनों आईसीओ के कंट्रोल सेक्शन में SPMI लॉजिक, SPMI क्लॉक, SPMI डेटा। ये क्या करता है, यही सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस है। इसी के जरिए हमारा CPU को ये पता चलता है कि दोनों पावर आईसीओ की पावर लेवल और क्लॉक लेवल ओके है, और उसके बाद CPU यहाँ से पावर सीक्वेंस होल्ड जो है जनरेट करके फर्स्ट PM को दे देता है, PS होल्ड, और सारी वोल्टेज स्टेबल हो जाती है। और फ़ोन जो है, अगर ये एमएमसी सही है, रैम सही है, तो फ़ोन वाइब्रेट कर जाएगा और डिस्प्ले आ जाएगा। जैसे ही PS होल्ड आउट करता है, वैसे ही ये EMMC को भी रीसेट करती है। EMMC को भी क्या कर देती है, रीसेट 1.8 वोल्ट से। और EMMC रीसेट होते ही स्क्रीन पे जो भी फ़ोन है उसका लोगो आ जाएगा और फ़ोन जो है ऑन होने लगता है, और उसी समय APC1 पावर जो है बन जाती है। तो इसको आपको देखना है स्कीमेटिक में। अब इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, किस तरह से इनको रीड करना है स्कीमेटिक में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और जिसको भी डाउट होगा टाइम देंगे अभी हम पूछने का, तो आप पूछ सकते हो आराम से यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, और इसको अभी स्कीमेटिक पे हम ड्रॉ कर देंगे। पहले नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे V बस, सेकेंड हमारा VPH पावर, थर्ड हमारा 8 वोल्ट बूट कैपेसिटर पे। जब तक 8 वोल्ट नहीं बनेगी तब तक ये पावर गुड जनरेट नहीं करेगा। 4 नंबर पे पावर गुड दोनों चेक करेंगे। 5th नंबर पे BOB चेक करेंगे, बीरेज BOB। तो कलर चेंज कर लेते हैं। और 6 नंबर पे हायर LDO, 7 नंबर पे लोअर LDO, 8 नंबर पे आपका यहाँ पे रैम सप्लाई, 9 नंबर पे L13 है 1.8, 10 नंबर पे VDD-Q पावर ओके है, 11 नंबर पे स्लिप क्लॉक, 12 नंबर पे बेसबैंड क्लॉक। कई बार ऐसा होता है कि स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक में प्रॉब्लम है, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहती है, इसलिए बोल रहा हूँ। 11 12 पे ये हो गया। 13 नंबर पे पावर ऑन रीसेट, 14 नंबर पे SPMI लॉजिक होती है चेक। 14 नंबर पे SPMI लॉजिक चेक होती है, लेकिन ये कनेक्टिविटी चेक होती है, CPU से दोनों ICU के अंदर कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो CPU तो उठाएंगे नहीं, दोनों PM उठा के बीच बीच में यहाँ पे बॉल पे जो उसकी बॉल होगी वहाँ से दोनों PM के अंदर कनेक्टिविटी चेक करेंगे, और उस पर रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग आ रही है तो CPU से वो कनेक्टेड है। उसके बाद दोनों PM लगा देते हैं।
ये चेक करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा चेक होगा 15 नंबर पे पावर सीक्वेंस होल्ड का। ये जो रजिस्टर है ये भी कई बार ओपन होता है, तो ये चेक करेंगे 15 नंबर पे। उसके बाद हम बताएंगे कि अगर इसके बाद भी हमारी चीज़ें सब कुछ सही है तो 3 केस आएगा। एक तो वोल्टेज वेरिएशन का, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का, एक वोल्टेज ड्रॉप का और एक वोल्टेज स्टेबल का। ये जो फ़ोन आएगा 3 तरह से डेड आएगा। एक में वोल्टेज नहीं बनेगी कोई भी आउटपुट, वैसा डेड रहेगा। एक में सारी आउटपुट स्टेबल बनेगी और एक में सारी आउटपुट बनेगी लेकिन अप डाउन होगी, तो एक वो कंडीशन होगा। 3 कंडीशन को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम चलते हैं स्कीमेटिक से, और स्कीमेटिक के लैंग्वेज में यहाँ पे क्या कोड लिखा रहता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखा है वीरेज L13A, तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई बनता है वीरेज L1A नहीं लिखेगा, L1B लिखेगा। अगर ये L1 है तो लिखेगा वीरेज L1B 1.0 वोल्ट या 1.2 वोल्ट जो भी होगा वो B लिखेगा। जो भी पावर यहाँ बनेगी B लिखेगा उसमें, ठीक है। और जो फर्स्ट में बनेगा उसमें क्या लिखेगा A। केवल ये 660 और 660L के साथ में ही होगा B। अगर L के जगह पे कोई और IC आई 6150L तो उसमें C लिखेगा, उसमें B नहीं लिखेगा। A लिखेगा फर्स्ट में और सेकंड में C लिखेगा, ऐसा होता है। तो बस 660 के साथ में ही हमारा सभी सप्लाई जो होगी उस पर B लिखेगी। तो स्कीमेटिक से हमें ऐसे पता चल जाता है कि B वाली जो नाम के सप्लाइयाँ होंगी जिनके आगे B लिखा होगा वो सप्लाई हमारी सेकंड PM से आ रही है, और जिनके आगे A लिखा होता है वो सप्लाई हमारी फर्स्ट PM से आती है। वो सप्लाई को देख के ही बताया जा सकता है इजीली कि वो सप्लाई कहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो माइक ऑन कर सकते हैं आप। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, दिखाइए सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है। डायग्राम में बस समझना है। हाँ, डायग्राम में बस समझना है आप लोग पूछ लेना। जी सर, जी। ये कॉम्प्लिकेटेड होता थोड़ा सा, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस करें सही से तो इसी पैटर्न पे 5G कॉलकॉम रिपेयर होगा। इसी को फॉलो करना है, और 5G कॉलकॉम भी आप इजीली इसको समझ सकते हो। इसको फॉलो करके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ऐसा फ़ोन देखते हैं कि जिस फ़ोन की स्कीमेटिक होती है, उस आईसी की पहले एक बार हमको स्कीमेटिक पढ़नी होती है। जब हम एक बार उस आईसी की स्कीमेटिक को पढ़ लेते हैं तो वो आईसी किसी भी फ़ोन में लगती है, उसको रिपेयर करने का तरीका अलग रहता है, ठीक है। उसको हम बताएंगे कैसे करना है कि अगर वही फ़ोन, वही आईसी किसी दूसरे फ़ोन में लग गई तो उसको कैसे रिपेयर करना है। केवल उसका बिट मैप अगर है तो समझ जाओ कि उसकी स्कीमेटिक भी है, वो स्कीमेटिक आप बना लोगे खुद, अगर बिट मैप है तो। और अगर बिट मैप नहीं है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसके लिए वो भी कर लोगे आप, वो भी हो जाता है ईजी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ दिनों की स्कीमेटिक रीडिंग का हैबिट चाहिए, आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए। केवल हार्डवेयर सोल्यूशन से भी रिपेयर हो सकता है, लेकिन अगर बिट मैप है तो समझो 100% स्कीमेटिक है उसका, पूरी तरह से पूरी स्कीमेटिक उसका बना सकते हो आप अगर बिट मैप है तो। और स्कीमेटिक है तो अच्छी बात है, वो तो पूरा पूरा है। तो यहाँ पे हमें 2 आईसियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे 660 होगा, इसमें कितनी कॉइल है, 1 2 3 4 5, और एक कॉइल जो है हमारा 6, टोटल 6 कॉइल है यहाँ पे दिख रहा है, और एक ऊपर में यहाँ पे 7, तो 7 कॉइलें यहाँ पे दिख रही हैं। और दूसरी वाली जो आईसी है जो जस्ट इसके बैक साइड लगा होगा यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 कॉइल है, टोटल 6 कॉइल है। बाकी जो 2 कॉइलें यहाँ पे और दिख रही हैं ये लाइट सेक्शन के लिए होती है, क्योंकि इसी आईसी में लाइट सेक्शन भी होता है। डिस्प्ले की +5 वोल्ट -5 वोल्ट और एलसीडी एनोड सप्लाई तीनों यहीं बनती है, इसलिए 2 कॉइलें होती हैं एक्स्ट्रा। तो उनके बारे में हम आगे बात करते हैं लाइट सेक्शन में। अभी यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 और एक ऊपर यहाँ पे VOB की कॉइल होगी 6, जो इस आईसी के कोड से मैच करती है। ये कॉइल का कोड L801 है, 801, यहाँ पे भी U801, बाकी सब में 902 903 904 905 ऐसा करके है 901 से। तो ये इस आईसी का ही इंटरनल पार्ट है जिसको बाहर रखा गया है, जो सीरीज़ में लगा होता है, यहीं से जनरेट करेगा, यहीं इन हो जाएगा बस। तो चलिए हम फर्स्ट PM का जो कोड है वो U501 था, उसी को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। था ना ये कोड यहाँ पे, ये U501, ये सीधा इस पर जूम करेंगे, सीधा उसी के ऊपर ही जूम होगा। देखो इसके अंदर चार्जिंग का सेक्शन है, V बस इन, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से हम स्किप करते हैं, क्योंकि हमको चार्जिंग का सेक्शन में केवल क्या चेक करना है, VPH पावर चेक करना है और बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट चेक करना है, ठीक है।
इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, ये VDD S1 जो दिख रहा है, यहाँ पे VPH पावर है, यहाँ से VPH पावर इतने सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये ग्राउंड है, सेंसर पैड लगा है, नीचे से ग्राउंड को कैपेसिटर पे दे रहा है, और वही ग्राउंड इस S1 की ग्राउंड बन रही है, यानी कि ये ओपन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी ये सेंसर पैड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है, ये भी ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लस होगा माइनस नहीं होगा तो IC ऑन नहीं होगी, सारी वोल्टेज ऑफ रहेंगे। तो ये आप समझते हो, पहले इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं S1 पे। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, S1, यहाँ लिखा V रेज S1A दिख रहा है, यहाँ पे A लिखा हुआ है। A का मतलब क्या, फर्स्ट PM। अगर यही नाम कहीं पर भी लिखा रहे तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट PM से बन रहा है। जैसा कि ऐसा, अगर हम कोई भी फ़ोन का अगर हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करते हैं तो वहीं से आप समझ पाओगे हार्डवेयर सोल्यूशन से कैसे रिपेयर करना है फ़ोन को। तो अगर इसी फ़ोन का हम हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन कर देते हैं और इन आउट वोल्टेज ओपन कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पावर लिखे गए हैं। तो सभी पावर तो चेक नहीं करने होते हैं, अभी इसको समझ आ जाएगा आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखो लिखा S1B, B लिखा है ना यहाँ पे, B का मतलब क्या, ये इस PM से नहीं बन रहा है, ये सेकंड वाले PM से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा S1A, A का मतलब ये फर्स्ट PM से बन रहा है, S6A ये फर्स्ट PM से बन रहा है, L9A ये फर्स्ट PM से बन रहा है, L6A ये फर्स्ट PM से बन रहा है, L17A ये फर्स्ट PM से बन रहा है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर B लिखा हो कहीं पे, देखो यहाँ पे लिखा है S3B, S4B ये सेकंड PM से बन रहा है, L3B ये सेकंड PM से बन रहा है, L6B 3.3 ये सेकंड PM से बन रहा है। समझ में आ रहा है, इस PM से बन रहा है, ये सेकंड PM है। इसकी S सीरीज में भी देखो S5B, L7B, L10B, तो ये सेकंड PM से बन रहा है, ऐसा देखना है, ठीक है। ये हार्डवेयर सोल्यूशन में हम कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस स्कीमेटिक को हम एक बार ओपन करते हैं। ये अब इस सप्लाई को जानना है कि ये सप्लाई है क्या। यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, बस यहाँ पे कॉइल की वैल्यू लिखी हुई है कि 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल है ये। और इसको जब हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सर्च करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी सप्लाई है। देखो अब इसको जूम आउट करते हैं, ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में बोल रहा हूँ पैरेलल, और इस कैपेसिटर से ये फिल्टर होते हुए ये CPU के अंदर जा रहा है, लिखा हुआ है एप्लीकेशन कोर। ये CPU की APC 0, ये बक सप्लाई है CPU की, ये ऑन रहती है, यानी कि इस पर हमें 0.8 वोल्टेज जो है कंटिन्यूस मिलेगा विथ चार्जर विथ बैटरी, ठीक है। तो चार्जर और बैटरी लगा के हम यहाँ पे 0.8 वोल्ट चेक करेंगे। जस्ट इसके ऊपर देखो आप लिखा है APC 1 ऑफ रहता है, यानी कि इसमें दो कॉइल कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो S2A S3A, दो नाम लिखा है ना, S2A S3A, यानी दो कॉइलें आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सप्लाई ऑफ रहेगी। 0.8 जब बनेगा तब बनेगा, जैसे ही वाइब्रेट होगा उस टाइम बनेगा। तो इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा APC 1 है, जो ये S2A और S3A है, APC 0 है S1A, ठीक है। इसके बाद हम रिटर्न आते हैं, तो देखिए नीचे यहाँ पे दो कॉइलें आपस में कनेक्टेड हैं, जिसको हमने देखा कि ये S2A S3A हमारी APC 1 है, तो ये ऑफ रहेगा। ये इसका सेंसर लाइन है, फीडबैक लाइन है, जैसा बताया था पहले वैसा ही है ये। तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई फीडबैक आ रहा है, बताएंगे यहाँ पे कोई फीडबैक है, बस यहीं से कैपेसिटर से ये रिटर्न ले रहा है, कोई आउटसाइड से फीडबैक नहीं आ रहा है CPU साइड से। तो इसका मतलब ये LDO सप्लाई है। S4A जो है हमारा एक LDO पावर है। ये S4A कौन सा LDO है, कैसे पता चलेगा ये कौन सा LDO है, वो पता है आपको ट्रिक कैसे पता चलेगा। यहाँ पे भी देखो कोई फीडबैक आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये भी S5A भी एक LDO पावर है। यहाँ पे S6A, इसमें एक फीडबैक आ रहा है S6A का, ये हमारा मॉडेम पावर है, ये ऑफ रहेगा। तो अभी करेंगे मॉडेम पावर को पता, पहले हम S4A के बारे में जानते हैं। तो इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करके थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको सर्च करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इसी पावर IC के ऑडियो सेक्शन में कनेक्टेड है। चलो ठीक है, जूम फिर से क्लिक किया, ये इसी पावर IC के कंट्रोल सेक्शन में कनेक्टेड है, जो RF क्लॉक को जनरेट करने के लिए दिया है। कंट्रोल सेक्शन है ये, कंट्रोल सेक्शन में ही क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, यहीं पे क्रिस्टल कनेक्टेड है, ठीक है। और एक बार और क्लिक किया तो ये इसी IC के V रेगुलेटेड 2 सेक्शन में भी कनेक्टेड है। ये इसका V रेज 2 है, इसको आप लोग अच्छे से जानते हो। L सीरीज की वोल्टेज यहीं बनती है, L12, L23, 24 ऐसा अलग अलग वोल्टेज होता है, इसमें L19 तक बन रहा है। तो
इसके अंदर ये हमारा कैसे पता चलेगा कि S4A का वोल्टेज लेवल कितना है, ये कितना LDO बनाएगा, 2 वोल्ट बनाएगा या 1.8 बनाएगा या 1.3 बनाएगा, कितना। तो देखो इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14। हमने बोला L13 1.8 है, देखते हैं इसमें L13 कितना है। ये दिख रहा है L13, ये L13 हमारा जो दिख रहा है, इसके आगे ढेर सारे नंबर्स लिखे रहे, पेज नंबर, ये पेज नंबर है। तो इतने सारे पेजेस पर इस वोल्टेज का जिक्र है, इसका मतलब ये वोल्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही L13A की जो 1.8 वोल्टेज है, ये हमारा बोर्ड में इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ठीक है। तो ये L13A का वोल्टेज लेवल यहाँ लिखा हुआ 1.8, इसका मतलब हमें 100% श्योर हो गया कि S4A 2 वोल्ट की हायर LDO है। S4A क्या है, 2 वोल्ट की हायर LDO है, तो S4A पे 2 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे हमें मिलेगी। सेम टू सेम ऐसा ही देखो यहाँ पे VPH आता था, इससे पहले जो पावर IC पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे वीरेज VOB आ रहा है जो कि सेकंड PM से आ रहा है, और उससे L5, L16, L17, L18 और L19 वोल्टेज जो है बन रहा है। और ये सभी वोल्टेजेस 2.8, 2.95, 3.0 ऐसी वोल्टेजेस होंगी, बड़ी वोल्टेजेस होंगी जो यहाँ पे भी बन रही होंगी। सेम टू सेम वीरेज S2B भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो सेकंड PM से बन के आ रहा है। S2B सेकंड PM की लोअर LDO है, देखो आप यहाँ पे हमने बनाया है, ये 2 LDOs यहाँ पे लिखे हैं लोअर LDO। ये सेकंड PM की जो लोअर LDO है S2B है ये, ठीक है, S2B। यहाँ पे हम इसको बना देते हैं S2B, और यहाँ पे भी जो दिख रहा है ये S2B जो आउटपुट कॉइल है उसका। तो S2B यहाँ पे एंट्री कर रहा है। और जो इसका हायर LDO है, हायर LDO, ये हायर LDO जो है S4A है, और लोअर LDO S3A है, और मॉडम S7A है, सॉरी S6A है मॉडम। और इसका हायर LDO अगेन यहाँ पे जो है S4A है, और लोअर LDO S3A है। बस सेकंड का अभी हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका S2B जो है वो आ रहा है यहाँ पे, तो L5 बन रहा है, और एक बार और आ रहा होगा यहाँ पे S2B, इससे L1 और L2 और L3 बन रहा है, यानी कि L2, L3 और L5 S2B से बन रहा है, जो तीनों वोल्टेजेस नेटवर्क सेक्शन की SDR के लिए है। L2, L3 और L5 आप यहाँ पे देख सकते हो। L2 1.1 वोल्ट, SDR 660 का 1 वोल्ट एनालॉग है। L3 1 वोल्ट SDR 660 का डिजिटल है, और L5 WCSS वाईफाई सेक्शन की वोल्टेज है, यानी कि नेटवर्क के लिए यूज़ किए गए हैं हमारे ये लोअर LDO जो है सेकंड PM का, जो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, तो फर्स्ट PM से नेटवर्क की वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इस सेकंड PM का लोअर LDO यहाँ पे दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे S5A है, इसकी मदद से L1, L6 और L7 बन रहा है, जो कि लोअर LDO से बन रहा है। तो इसका वोल्टेज लेवल जो होगा 1.3 से बड़ी सप्लाई इसमें से कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये लोअर LDO का सोर्स पावर ही 1.3 है। तो इसमें से जो भी वोल्टेजेस कट के बनेंगी 1.3 से बड़ी नहीं बनेगी। ऐसे ही हायर LDO 2 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये सभी 1.8 वोल्ट है, ये सभी सप्लाइयाँ 1.8 हैं जो वीरेज 2 में मिल रही हैं। तो ये हो गया हमारा इसका, ठीक है, ये इसका वीरेज 2 सेक्शन है। एक बार जो है हम इसको सेकंड PM पे भी ले चलते हैं आपको। पहले एक बार हम इस चीज़ को भी समझा दें कि इसके अंदर कंट्रोल सेक्शन 660 के अंदर कैसे काम करेगा, और इसका फॉल्ट एंड पावर ऑन कहाँ पे है। तो फिर से हम इसकी कोड को यहीं पे लिखेंगे U501, ये इसका वीरेज 2 है। ये इसका हैप्टिक्स एरिया है, जहाँ से वाइब्रेटर की सप्लाई आउट होती है। हैप्टिक्स पॉजिटिव, हैप्टिक्स नेगेटिव, मोटर ऑन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लिखा भी है। तो ये हैप्टिक्स जो होता है ये मोटर के लिए PWM आता है CPU से। जैसे ही PWM आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी VPH होता है और एक माइनस होगा ग्राउंड यहाँ पे, तो प्लस माइनस होता ही है। जैसे ही इनेबल आएगा तुरंत हैप्टिक्स पावर यानी वाइब्रेटर की पावर यहाँ से जनरेट होगी और फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन होगा। तो ये हमारा U501 यानी कि PM660 के अंदर से ही ये वाइब्रेटर की पावर जनरेट होती है। एक बार और क्लिक करते हैं, ये वीरेज 2 में आया और ये वीरेज 1 में आया। यहाँ पे देखो ये वीरेज 1 है जहाँ पे कॉइल कनेक्टेड होता है, और ये इसका चार्जिंग का पोर्शन है, ये इसका कंट्रोल सेक्शन है। यहीं से हमें बाकी चीज़ों का पता लगेगा। अब देखो यहाँ से निकलेगा फॉल्ट एन, ये डायरेक्शन उल्टा है, ये डायरेक्शन उल्टा है। यहाँ से निकलेगा फॉल्ट एन और सेकंड PM में जाएगा। यहाँ से निकलेगा पावर ऑन, सेकंड PM में जाएगा। इसकी TP है, फॉल्ट एन की भी TP है। इन दोनों TPओं पर आप इजीली इसको चेक कर सकते हो। 1.8 पावर ऑन विथ बैटरी बनेगा, फॉल्ट एन विथ चार्जर प्लस बैटरी बनेगा, यानी कि चार्जर लगाने के बाद बनेगा वो।
तो दोनों पे 1.8 जब जाएगा सेकंड पीएम में और वीपीएच जाएगा सेकंड पीएम में, तब सेकंड पीएम से वीओबी बनेगी और उसके कॉइल पर आउटपुट पावर्स बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से स्लिप क्लॉक सीपीयू के अंदर जाएगा। यहाँ से आपको एक रजिस्टर लगा के स्लिप क्लॉक जो है 32 किलोहर्ट्ज सीपीयू में जाएगा। फिर सीपीयू से आएगा बेसबैंड क्लॉक इनेबल, यहाँ पे LNBB क्लॉक EN आ रहा है जो डायरेक्ट आ रहा है। ये क्लॉक इनेबल आने के बाद यहाँ से बेसबैंड क्लॉक जनरेट होगा और सीपीयू के अंदर चला जाएगा। ये डायरेक्शन उल्टा बना हुआ है, बेसबैंड क्लॉक सीपीयू में जाएगा। जैसे ही बेसबैंड क्लॉक सीपीयू में जाएगा, सीपीयू को पूरी क्लॉक मिल जाएगी और तुरंत पावर आईसी पावर ऑन रीसेट जनरेट करके यहाँ से सीपीयू को भेजेगा 1.8 पावर ऑन रीसेट। जैसे ही सीपीयू के अंदर पावर ऑन रीसेट जाएगा, सीपीयू SPMI लॉजिक के थ्रू, यहाँ पे SPMI लॉजिक दिख रही है, SPMI क्लॉक और डेटा इनकी भी टीपी है। इस SPMI क्लॉक डेटा से इस पावर आईसी का और प्लस दूसरे वाले पावर आईसी का पावर मैनेजमेंट इंटरफेस चेक करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम दिखी तो PS होल्ड जनरेट नहीं करेगा, और अगर सब कुछ सही दिखा तो यहाँ से PS होल्ड SDM पावर सीक्वेंस होल्ड आउट कर देगा सीपीयू, और पावर सीक्वेंस होल्ड यहाँ पे आते ही दोनों आईसीयों की आउटपुट वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी और हमारा पीसी पर सीपीयू का पोर्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो ये इसका कंट्रोल सेक्शन है। तो चलते हैं सेकंड पीएम के अंदर। इसके साथ जो दूसरी पीएम है उसके अंदर बाकी की सप्लाइयाँ बनती हैं, जो कि कोर और मेमोरी है। U801 इस पर आपको प्रैक्टिस करना है, खुद रीड करना है। ये इसके अंदर देखो सेकंड पीएम के अंदर हमारा कोडेक सेक्शन है जो ऑडियो के लिए यूज़ होता है। ऑडियो के लिए जो कोडेक सेक्शन यूज़ होता है सेकंड पीएम में है। फिर यहाँ पे इसका GPIO सेक्शन भी इसी में कनेक्टेड है, इस आईसी के कंट्रोल सेक्शन में। देखो यहाँ पे पावर ऑन आ रहा है फर्स्ट पीएम से और फॉल्ट इन आ रहा है फर्स्ट पीएम से। ये दोनों लाइनें हमारी पावर ऑन और फर्स्ट पीएम से फॉल्ट इन 80 नंबर की पिन पे, 80 और 28 नंबर की पिन पे ये कनेक्टेड है। ठीक है, नज़र आ रहा है? पावर ऑन और फॉल्ट एन, पावर ऑन और फॉल्ट एन यहाँ पे आएगा, तभी ये आईसी एक्टिवेट होगी। उसके बाद ये इसके अंदर का एक VOB सेक्शन है जहाँ से VOB वोल्टेज जनरेट होती है। यहाँ पे VPH पावर आया, ये इसका ग्राउंड है। यहाँ पे WLAN कंट्रोल, यहाँ से एक वाईफाई का इनेबल निकलता है। यहाँ पे VOB जो है जनरेट हो रहा है इधर, ये एक कॉइल है जो यहीं से कनेक्टेड है इंटरनली इस तरह से सीरीज़ में, और यहाँ से VOB पावर जनरेट होगा। और यही VOB पावर यहाँ पे दिया गया है फ्लैश लाइट के लिए, जो हमारी LED होती है चार्जिंग के लिए, और जो फ्लैश लाइट की LED होती है उन सब के लिए यूज़ में यहाँ पे VOB सप्लाई का यूज़ किया गया। तो ये VOB पावर यहाँ पे हमारा जनरेट होता है। ये एक आईसी के अंदर VOB सेक्शन ही होगा। जो भी हमारा डबल PM वाला फ़ोन होगा या ट्रिपल PM वाला फ़ोन होगा, जिसमें जो हमारा सेकंड PM होगा, उसके अंदर हर PM में ऐसा एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा अब से, जो भी अब से आईसी आप पढ़ोगे सब में। ये इसका ग्राउंड सेक्शन है, ये इसका VRES2 है, यानी कि इस वाले PM में भी VRES2 है, और यहाँ पे VOB और S2B का यूज़ किया है बस। तो ये एक सप्लाई हायर LDO यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इसके बाद जो PM पढ़ोगे उसमें वो हायर LDO होगी। यहाँ पे केवल लोअर LDO और VOB का ही एंट्री है, और यहाँ से ये सारी वोल्टेजेस बन रही है। तो यहाँ से ये देखिए L1 to L10 तक की वोल्टेजेस बन रही है, और सभी वोल्टेजेस लगभग बड़ी होंगी। यहाँ पे SDC2 2.8 होता है, केवल ये एक ही दो वोल्टेजेस होंगी जो 0.9, 0.8, 0.9, ये तीन वोल्टेजेस ही बन रही हैं छोटी, बाकी सब बड़ी वोल्टेजेस हैं। 3.0, 2.95, 2.95, 3.3, 3.1 ऐसे 3.3, ये सब बड़ी वोल्टेजेस बन रही है LDO में। ये सेकंड PM से बन रहा है। अब ये इसका फिर से एक मिनट, हाँ, ये इसका आ गया S1 वाला कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। अब S1B लिखा हुआ है 1.1 वोल्ट, ये कौन सी सप्लाई है? उसके बाद यहाँ पे एक S2B, फिर उसके बाद एक S3 और S4 की दो कॉइलें आपस में कनेक्टेड है, S3B S4B, ये हमारा कोर सप्लाई है। और एक होगा S5B, बस 5 कॉइल है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, S5B 0.9 वोल्टेज यहाँ पे दिख भी रहा है, ये मेमोरी सप्लाई है। ये दो कॉइलें जो कनेक्टेड है ये कोर सप्लाई है। कैसे पता चलेगा अभी बताता हूँ यहाँ पे। और ये VRES S2B, ये हमारा जो दिख रहा है ये लोअर LDO है, और ये S1B DRAM है। इसको कॉपी किया DRAM वाली सप्लाई को और सर्च किया, तो देखो ये रैम में जा रही है। जो हमारा eMMC है ना, eMMC नहीं है यहाँ पे, eMCP है, उसके अंदर रैम होती है, उसके अंदर ये वोल्टेज जा रही है। यहाँ पे भी कनेक्टेड है। ये EVI जो है ना, एक्सटर्नल बस इंटरफेस है, रैम की ही पिन है यहाँ पे। ये यहाँ पे रजिस्टर नहीं है,
यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे लिखा होगा VDD2, ये VDD2 जो है वो डी रैम सप्लाई है, यही रैम की पावर है। LPDDR4 रैम इसमें यूज हुआ है, और ये रैम के अंदर ये वोल्टेज जा रही है जो कि 1.1 वोल्ट है। और बनी कहाँ से है? बनी है ये सेकंड PM से, ठीक है, सेकंड PM के कॉइल पर बनी है। इसी तरह से ये दो कॉइल, ये जो S2B दिख रहा है यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको लिख रखा है, S2B ये लोअर LDO है इसकी। और यहाँ पे S3B और S4B दिख रहा है, ये कोर सप्लाई है। इसको कॉपी करेंगे, सर्च करेंगे, ये कैपेसिटर से होते हुए फीडबैक जनरेट करेगा। यहाँ पे इधर फीडबैक जनरेट कर रहा है, और ये सीधा सीधा CPU के अंदर VDD कोर नाम से एंट्री कर रहा है। ये CPU है, तो ये कोर सप्लाई है CPU का। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो देख के कि कौन सप्लाई क्या है। और सबसे नीचे यहाँ पे ये मेमोरी सप्लाई है, 0.9 वोल्ट। हमने ऑलरेडी एक बार पिछले वाले पावर ऐसी में पढ़ाया था कि ये 0.9 होता है मेमोरी सप्लाई। CPU के अंदर इंटरनल मेमोरी के लिए है ये। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे हम इसको एक बार ड्रॉ भी कर देते हैं। S2B हो गया, S3B, S4B और S5B और S1B। इस तरह से हमारा ये पूरा कॉइल का नाम होगा। अब आप कभी भी हार्डवेयर सोल्यूशन खोलोगे तो हार्डवेयर सोल्यूशन में जो B वाली सप्लाई होगी वो आप देख के समझ जाओगे कौन क्या है, अगर ये नाम आपको याद रहा तो। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है S5B, तो आप समझ गए ना S5B क्या है, मेमोरी सप्लाई है। 0.9 लिखा भी है, ये हमने वहाँ पे ड्रॉ किया। S5B मेमोरी सप्लाई है। S2B लोअर LDO है, इसकी 1.3 बनेगी यहाँ पे। उसके बाद इधर आ जाओ आप, S3B, S4B ये कोर सप्लाई है इसकी, जो सेकंड PM से बन रही है, ये बनना चाहिए। तो हार्डवेयर सोल्यूशन से इस तरह से रिपेयर होता है। S2A, S3A ये बंद रहेगी, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, ये APC पावर है, APC1। S6A ये मॉडर्न सप्लाई है, यहाँ पे भी पावर नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको ट्रेस कर पाते हैं। S1A ये APC0 है, यहाँ पे बननी चाहिए। आवाज़ आ रही है? तो हार्डवेयर सोल्यूशन में इस तरह से सभी वोल्टेज नहीं चेक कर पाओगे आप। हार्डवेयर सोल्यूशन में जो दिया हुआ है उसमें से कुछ ही वोल्टेजेस जो होती है वो बनती है, ठीक है। इसकी नंबरिंग हो चुकी है। आवाज़ आ रही है? माइक ऑन करिए। हेलो हेलो हेलो, जी सर आ रही है। ये समझ में आया या मुश्किल है बहुत? थोड़ा टफ है सर, देखना पड़ेगा थोड़ा। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो ना, ये इतना छोटा IC नहीं है ना, ये थोड़ा टफ होगा। फर्स्ट PM जो पढ़ा आपने उसके सामने जी ये सर। काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन है वही सारी चीजें। अगर आप देखो सर VDD क्यों दिख रहा है क्या हुआ, मैप पे? VDD क्यों IC जो है ना VPS की, हाँ जो रैम में जाती है MCP में जी सर। इसको भी दिखा देता हूँ। जी सर। एच के ऊपर IC लगी है ना, एच के ऊपर IC लगी है ना, लगी होगी यहाँ पे, ये वाली दिख रहा है यहाँ पे। जी सर। जब भी 660 वाली IC दिखेगी, पावर IC आपको 660, उसके साथ 660L होगा और उसी में ये IC दिखेगी। अगर वहाँ पे 6150 यूज़ किया है, 6150L यूज़ किया है, या 7150 यूज़ किया है, 7150L यूज़ किया है, कोई भी अदर PM यूज़ किया है इसके अलावा, तो उसमें ये IC नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उसको कॉपी करके। ठीक सर। यहीं पे इस तरह से दिखती है छोटी सी IC, यहाँ पे नजर आ रही है। हाँ जी सर। चलिए इसको हम यहाँ हाँ जी पे सर। कॉपी करके दिखा देते हैं। ये है हमारा U1001। अगर इसको स्कीमेटिक में लेते हैं U1001, तो यहाँ पे देखो आप VCC जो दोनों है ये U1001 का E, एक मिनट, 1002 है, ये 1 नहीं है, ठीक है, वो MMC खुल गया, ये MMC है। यहाँ पे हम U1002, ये उसकी IC का पावर है। ये लिखा है ना D RAM पावर, दिख रहा है VD RAM,
बग फॉरबिडन। इसमें वोल्टेज जो बनेगी 0.6 बनेगी, यहाँ पे दिख रहा है LPDDR4 के लिए 0.6 बनती है। तो जब भी DDR4 रैम लगेगा उसके लिए 0.6 की ये एक एक्स्ट्रा वोल्टेज बनाई जाती है, ठीक है। DDR4 है ना सर? DDR4 है ना सर? LP4X DDR लो पावर DDR4X लगा इसमें, ठीक है। और ये इसकी फीडबैक लाइन है, ये दोनों इसकी क्या लाइन है, फीडबैक लाइन। ये वोल्टेज आगे से घूम के रिटर्न आ रही है बस। सेंसर पैड लगे हुए हैं, ठीक। ये पूरा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इधर इनेबल आ रहा है जो, वो कहाँ से आ रहा है, LP4X कंट्रोल बक इनेबल। ये दोनों कहाँ से आ रहा है इनेबल, ये V सेल और इनेबल, वोल्टेज सिलेक्शन और इनेबल कहाँ से आ रहा है, सेकंड PM से। कहाँ से, सेकंड PM। और इसमें I2C से बाकी VPH आ रहा है। इसको हम कॉपी करके दिखा देते हैं आपको। देखो सेकंड PM से ये आउट कर रहा है, ये हमारा सेकंड PM के GPIO से निकल रहा है। जो सेकंड PM का कोड है U801C, ये U801 जो है यहाँ पे 660 नहीं लिखता है इसमें, ठीक है। नज़र आ रहा है ये इसका प्रोग्रामेबल एरिया है आईसी का, जहाँ से ये इनेबल GPIO से ही इनेबल निकलता है अक्सर। तो ये इनेबल यहाँ से निकल के जाके हमारा उस रैम आईसी को इनेबल करेगा, जिससे ये वोल्टेजेस बन के रैम के अंदर जाएगी। दिख रहा है 0.6 वोल्टेज यहाँ से होते हुए रजिस्टर से होते, नीचे वाला रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे VDD-Q नाम से ये रैम के अंदर जाएगी। देखो ये रैम है आपका LPDDR4 254 BGA 254, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर जो है इसमें बनता है। अगर ये पावर बन गई तो समझो कि आपका पूरा पावर जो है, यहाँ पे देखो ये पावर का और भी काम है आगे। देखो यहाँ पे CPU के अंदर दे रहा है EVI प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने के लिए। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे क्यों हो रहा है। CPU को जब हम पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे ये सब क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये सब इस सब का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेंगे धीरे धीरे तो पूरा फ़ोन दिमाग में आ जाएगा कि एक फ़ोन किस तरह से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी पावर ज़रूरी है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पावर है जो हमें चेक करना चाहिए। क्लियर है? जी सर। और कुछ पूछना है किसी को इससे पहले वाले टॉपिक पे? हाँ अजय जी बताइए। सर मैं पूछ रहा था सर इसमें जो APC पावर है सर, ये तुरंत बन जाता है और कोर की बनती नहीं है सर। कोर बनेगा, हाँ APC 0 कोर बनेगा है, APC 1 उसके बाद बनता है, ठीक है। सर ये आईसी के साथ तो बनेगा या सर CPU के साथ तो प्रोग्राम रहता है? जितने भी फोन होंगे आपको ना डबल PM या ट्रिपल PM या 4 PM कॉलकॉम में, उसमें APC 0 और APC 1 दो तरह की पावर दिखेंगे CPU के लिए। वो भी एप्लीकेशन कोर पावर ही होता है। वो पहले APC 0 बनता है, बाद में APC 1। जैसे ही फोन वाइब्रेट करने वाला होगा, जैसे ही फोन ऑन होगा, CPU जैसे ऑन होगी तब वो बनेगा, और जैसे वो बनेगा फोन तुरंत लोगो आ जाएगा। अगर वो पावर बनती हुई दिख रही है तो समझो फोन ऑन है। समझ रहे हैं? बस डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा है आपके, यानी कि पावर आपका पूरी तरह से ऑन हो चुका है, CPU ऑन हो चुका है। अगर वो पावर APC 1 बन रही है तो उसमें अक्सर डबल कॉइल होती है। जी। तो ये क्लियर है? इससे पहले वाला टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? जी सर क्लियर। जी सर क्लियर। काफी इजी था इसके कंपैरिजन में, अगर देखा जाए तो था ना इजी। जी बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा लग रहा है, ये भी इजी ही है। ये जो अगर आप सही से एक दो बार स्कीमेटिक रीड करो और इसको देखो तो ये काफ़ी इजी ही है। अब इसमें ये तीन तरह के जो केस आते हैं वो फर्स्ट PM में भी वैसे ही आएंगे, सेकंड PM यानी कि सिंगल PM वाले फ़ोन में भी वोल्टेज ड्रॉप का केस आता है, वोल्टेज ड्रॉप रहती है। सेकंड डबल PM वाले फ़ोन में भी वोल्टेज ड्रॉप का केस आता है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप रहती है। वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का केस आता है दोनों में। वोल्टेज स्टेबल का केस आता है दोनों में। तीनों कंडीशन में फ़ोन ऑफ रहती है, ऐसा भी आता है, या तो वोल्टेज ऑफ या तो सर इस वाले इसका थोड़ा सा अलग होता है। नोट 6 जी सर, नोट 6 लगी होती है ना, ये दो ऐसी सर। नोट 6 प्रो में लगी है, रेडमी 7 नोट 7 में लगी है, रेडमी 6 में लगी है सर। नोट 6 दोनों ठीक, हाँ प्रो में, लेकिन जब पावर की हम प्रेस करते थे तो कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहा था। भी नहीं बनेगा कोई वोल्टेज, और चार्जर लगाने पे, बैटरी लगाने पे भी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, ऐसा केस आता है इसमें।
सर वो क्या वो पीसीबी खराब होता है नहीं, इसके इंटरनली बारे में की हम स्पेशली बात कई करेंगे, प्रॉब्लम पिन होती है। कंडीशन के बारे में हम इसके बाद वाले टॉपिक में बात करेंगे कि अगर अब ये आ गया टॉपिक, एक आईसी हम और पढ़ेंगे ऐसा सेट जिसमें 660 के बाद हमारा 6150 और 6150L रहेगा। जस्ट उसको पढ़ने के बाद 7150 7150L सेम होता है। अगर आप 7150 7150L पढ़ो या 6150 6150L पढ़ो, बात बराबर है, ठीक है। तो एक सेट हम और पढ़ाएंगे, उसके बाद हम वो केस पर आएंगे जी सर। 3 तरह से फ़ोन डेड रहेगा कैसे रिपेयर करना है। फिर उसके बाद हम दोनों सेटों का, फर्स्ट जिसमें सिंगल पीएम हो, सेकंड जिसमें डबल पीएम हो, उन दोनों को डेड कंडीशन में जी अगर आपके पास आता है तो कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। सर जिन जिन का पावर रेशियो का डाटा शीट सेम होता है नहीं तो नहीं, वो हम रिप्लेस रिप्लेस नहीं कर कर सकते सकते हैं हैं ना। क्योंकि अंदर एसपीएमआई लॉजिक जो है वो डेटा शीट के हिसाब से नहीं, वो प्रोग्राम के हिसाब से चलती है, ठीक है। हम्म। सर 8952 और 8940 वो एसपीएमआई लॉजिक, एक मिनट, क्या बोला आपने? 8952 8940 रिप्लेस हो जाती है, वो सेम है। लेकिन पावर आईसी का जो जी ये जी सेट सर। है ना, वो चार्जिंग आईसी है ना, पीएमआई है इसलिए। लेकिन पावर आईसी का जो ये सेट है ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है, उसके साथ ये एसपीएमआई लॉजिक मैच करना चाहिए, नहीं तो पीएस होल्ड नहीं निकलेगा, सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं नहीं होगा। निकलेगा। 7150 के जगह पे 6150 भी लगा सकते हो आप, सेम टू सेम पिन है, टोटल एक एक पिन सेम है। 7150 6150 7150 6150 टोटल पिन सेम ठीक है, है। एक एक बॉल सेम है। लेकिन लगाओगे आप तो वो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन करेगा, ऑन नहीं होगा। वोल्टेज भी बनेगा आउटपुट में, लेकिन फ्लैक्चुएशन में बनेगा, ऑन नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा वोल्टेज, क्योंकि वहाँ पे ठीक सर। एसपीएमआई लॉजिक जब चेक होगा और तो सर उसको एम पता चल जाएगा कि वो पेयर दूसरा है। सर वो एसपीएम से पता सीपीयू चलेगा ना सीपीयू एसपीएमआई को। लॉजिक जो एक्टिवेट करती है उसमें एक में क्लॉक होता है, एक में डेटा होता है, ठीक है। क्लॉक भेज के दोनों आईसीयू की डेटा को कलेक्ट करती है, जी ठीक है। जैसे आरएफई क्लॉक डेटा होता जी है ना नेटवर्क के लिए, वैसे जी सर। हम्म और वो एक स्टेप। कलेक्ट करेगी उनके डेटा को। डेटा में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो पीएस होल्ड जनरेट करेगी, अगर रहा तो पीएस होल्ड जनरेट नहीं करेगी। तो पीएस होगा। होल्ड जनरेट नहीं होगा तो सारी वोल्टेज क्या हो जाएगी? फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी। फ्लैक्चुएट और डिस्टर्ब हो बेसिकली जाएगी। कंप्यूटर पे आपका जो है सीपीयू का पोर्ट नहीं बनेगा, चाहे ईडीएल हो चाहे डायरेक्ट पोर्ट, कोई पोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन में है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में। जब फ्लैक्चुएशन ठीक रहेगा तो पोर्ट नहीं बनेगा, जब स्टेबल होगा तभी पोर्ट बनेगा, ठीक है। जी प्रॉपर सप्लाई हाँ, मिलेगी जब सीपीयू सीपीयू का को तो पावर स्टेबल होगा पोर्ट तब। और बनेगा। फ्लैक्चुएशन का प्रॉब्लम कहाँ से आता है वो भी हम आगे बताएंगे। बेसबैंड क्लॉक की रजिस्टर से भी आता है, स्लिप क्लॉक की रजिस्टर से भी आता है। पावर ऑन रीसेट कई बार शॉर्ट आता है, कई बार पावर ऑन रीसेट ओपन भी हो सकता है लाइन। पीएस होल्ड की रजिस्टर भी डैमेज होती है तभी फ्लैक्चुएशन आता है। कोई भी कॉइल क्रैक या ब्रेक रहेगी तो भी फ्लैक्चुएशन आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्यों आता है, कैसे आता है। फ्लक्चुएशन जब भी आएगी सर तो बेसबैंड से आएगी ना, ज्यादातर बेसबैंड क्लॉक से बेसबैंड ज़्यादातर क्लॉक। आती है। अगर वहाँ से नहीं है तो अलग कंडीशन होगा, आगे जी हम जी समझाएंगे कि किस तरह से करना है उसको रिपेयर। वो इसी के बाद एक आईसी पढ़ेंगे, उसके बाद वो टॉपिक होगा हमारा। 3 तरह से डेड फ़ोन रिपेयर करेंगे, 2 दिन क्लास चलेगी लगभग डेड फ़ोन की। जी। तो ये समझ में आया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल।